हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला थे कौन? तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी कि अश्वेत प्रेसिडेंट थे। तो इसमें मेन इस चैप्टर में उनकी एक स्पीच के बारे में बताया गया है। ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ये चैप्टर उन्होंने खुद लिखा है। तो उनका फुल नेम क्या था? तो ये उनका फुल नेम था। ये हम जब चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो वो वर्ल्ड के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कैसे बने, थोड़ी सी उनकी स्ट्रगल की बात है। और जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी एक स्पीच के बारे में दिया गया। तो वो सारा कुछ मैं शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। तो फर्स्ट बार आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, 30 साल के स्ट्रगल के बाद 1994 में फ्री फर्स्ट इलेक्शन करवाए गए। जैसे कि इंडिया में जब ब्रिटिश चले गए उसके बाद एक बार फ्री इलेक्शन हुए थे, तो वो कराया गया और उसमें नेल्सन मंडेला बने वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और हम जानते हैं कि उसके बाद जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह रखा जाता है, जिसे हम बोलेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी कब और कहाँ रखी गई? तो 10 मई को रखी गई। ये कहाँ? तो यूनियन बिल्डिंग, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर यानी कि जैसे एक कोई जगह हो जहाँ पे रो में बहुत ज़्यादा सीट्स हो, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो पाएँ। तो एक वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था पहली बार इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर मंडेला, जब हम जानते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद वो एक स्पीच देते थे। तो मंडेला को यहाँ पर किनके सामने स्पीच देनी थी? तो इंटरनेशनल लीडर्स के आगे। 140+ कंट्रीज़ से लोग आते हैं एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट वहाँ से आते हैं। और पहली बार जो है साउथ अफ्रीका, बिकॉज़ ये साउथ अफ्रीका की कहानी है। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार इतनी ज़्यादा, और बिकॉज़ पूरे दुनिया की नज़र थी, क्योंकि पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था, तो पूरे दुनिया से लोग पहुँचे थे नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में। अब इसमें वो किसके साथ आए थे? तो वो अपनी बेटी जिनानी के साथ आए थे इस इवेंट में। और जो एक मेन चीज़ है कि वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था? तो मिस्टर डे क्लर्क उनका नाम था। थोड़ा हमारे लिए हो सकता है अजीब नाम हो। और फर्स्ट, ये बिकॉज सेकंड थे, तो फर्स्ट कौन था? तो थोबो मिबकी, THOBOMBEKY। तो ये बिकॉज इनका नाम कहीं आएगा तो ये स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो हमने नॉर्मल जान लिया, साउथ अफ्रीका की कहानी लगभग। और बहुत सालों तक नेल्सन मंडेला जेल में भी बंद थे, बिकॉज हम जानते हैं जब क्रांतिकारी, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी को नॉर्मल हमने बहुत सारे इंडिया में भी देखा है कि जेल में जाना होता है, तो वो बहुत सालों तक जेल में भी बंद थे। तो यहाँ पे हमने उनके बारे में जान लिया। अब उनकी स्पीच, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है इस चैप्टर का, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने अपनी स्पीच में मेन 6 टॉपिक्स के बारे में बात की है। ये 6 टॉपिक्स ऐसा कुछ बुक में नहीं दिया है NCERT में, बट मैं इसको 6 टॉपिक्स में डिवाइड करके और तब बताऊंगी, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए ये चैप्टर। तो 6 टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक, वो बोलते हैं कि ये जो आज़ादी, लिबर्टी इंग्लिश में बोलें तो, ये लिबर्टी जो अफ्रीकन्स ने पाई है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर के बाद पाई है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर क्या है? तो कह सकते हैं बहुत एक मानवीय त्रासदी के बाद ये आज़ादी उन्हें मिली है। और वो सेकंड इसी टॉपिक में क्या बोलते हैं
कि वो उन्हें प्राउड है अपनी कंट्री पे एज अ प्रेसिडेंट कि अब उनकी कंट्री क्या है, फ्री है। और वो एक शपथ भी ग्रहण करते हैं या प्लेज लेते हैं कि अब फ्यूचर में कभी उनकी कंट्री को ऐसा नहीं होगा कि कोई उनकी कंट्री पे आकर रूल कर सके, शासन कर सके उनकी कंट्री पर आके हमेशा के लिए। अब सेकंड टॉपिक में वो क्या बोलते हैं, तो सेकंड टॉपिक में वो बोलते हैं कि उनकी आर्मी आज उन्हें सैल्यूट कर रही है, आज उनके डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कि लोकतांत्रिक सेटअप को वो एक्सेप्ट कर रही है। उनकी आर्मी, जो किसी टाइम पे उनकी आर्मी उन्हें जेल में डालती थी, वो आज उन्हें सैल्यूट कर रही है। हम देखते हैं कि जब परेड नॉर्मल होती है तो उसमें आर्मी जनरल्स जो होते हैं वो पीएम को या प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं, तो वैसा ही कुछ वहाँ पे हो रहा था, वो सैल्यूट कर रहे थे, जबकि एक टाइम पे वही उन्हें जेल में डाला करते थे। और ऊपर से हम लोग जब परेड देखते हैं इंडिया में भी, दिल्ली में जब होती है, तो बहुत सारे जेट्स, बहुत सारे ट्रूप्स ऊपर से जाते हुए, और उनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे कलर निकलते हैं। तो वो कौन कौन से कलर होते हैं, हमारे इंडिया में तो मेन 3 होते हैं बिकॉज हमारे फ्लैग की वजह से। वहाँ पे उनके फ्लैग के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से कलर निकलते हैं, तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड या गोल्डन। तो ये 5 कलर निकलते हैं उसमें से। और दूसरा वो क्या बोलते हैं इसी टॉपिक में कि 2 एंथम्स, हमारे इंडिया में एक ही एंथम है बट वहाँ पे 2 एंथम्स प्ले होती हैं। कौन कौन सी, तो मेन वहाँ पे वाइट और ब्लैक यानी श्वेत अश्वेत में ही फ़र्क होता था। श्वेत अश्वेत को दबा कर रखते थे, तो वाइट की अलग एक एंथम होती है, तो उनकी एंथम का नाम है कोसी सिकेलल। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं। और यहाँ पर अफ्रीका की स्पेलिंग कुछ ऐसी है, AFRIKA। और जो ब्लैक की होती है एंथम वो भी होती है, तो उसका क्या है, डाई स्टिम। तो दोनों की एंथम गाई जाती है, और दोनों की एंथम ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आती है, जो अच्छे से बाई हार्ट गा लेते हैं। बट वो बोलते हैं कि कोई बचपन में ही नहीं सीख जाता, कोई स्टार्टिंग में ही नहीं सीख जाता, तो धीरे धीरे सबको बाई हार्ट ये एंथम्स गानी आ जाएंगी, वो ये होप करते हैं। अब थर्ड टॉपिक में वो क्या बोलते हैं देख लेते हैं। थर्ड में वो क्या बोलते हैं, तो थर्ड में वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अपनी पर्सनल हिस्ट्री नहीं, अपने देश की हिस्ट्री के बारे में। तो वो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, तो इसे अगर मैं समझाऊँ, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, तो वो जो भेदभाव का सिस्टम है वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। उसके स्टार्टिंग में कब से, तो 1900 टू 1909 में लगभग स्टार्ट हुआ था। कब के, तो एक युद्ध हुआ था, एंग्लो बियर युद्ध, बियर वॉर। इस वॉर के बाद वाइट ने ब्लैक को बहुत अच्छे से दबाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद बिल्कुल रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम लागू हो गया था पूरे देश में। ब्लैक को कुछ नहीं समझा जाता था, ब्लैक ऑप्रेस्ड थे और ये ऑप्रेसर थे। तो ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, तो ये वर्ड्स आए हैं ऑपरेशन से। ऑप्रेस्ड यानी कि अत्याचार सहने वाले लोग, और ऑपरेसर मतलब अत्याचार करने वाले लोग। तो वाइट हमेशा क्या करता था, ब्लैक पे बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया में कास्ट वाइज होता था, बट इंडिया में उस अकॉर्डिंग बहुत कम होता था जितना साउथ अफ्रीका में होता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये सब था। वहाँ पे कोई ब्लैक किसी बेंच पे नहीं बैठ सकता था, किसी वेल से पानी नहीं निकाल सकता था, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। ब्लैक नॉर्मल रोड पे नहीं चल सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही, जैसे इंडिया में कास्ट वाइज बहुत नीचा समझा जाता था, उन्हें भी वहाँ पे ऐसा ही माना जाता था। तो थर्ड पॉइंट में वो ये बताते हैं। अब फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में वो क्या बोलते हैं, फोर्थ टॉपिक उनका क्या होता है। तो फोर्थ टॉपिक में मंडेला एक अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब इतने सारी स्ट्रगल्स में ये अच्छी चीज़ क्या थी, तो अफ्रीका को बहुत सारे करेजियस विजडम वाले लोग मिले थे। जैसे कि इंडिया में जब स्ट्रगल होने के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी
जैसे लाल बहादुर शास्त्री और बहुत सारे लोग ऐसे मिले। तो सेम वहाँ पे भी कुछ, अकेले तो नेल्सन मंडेला ये पूरा काम किए नहीं, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, जैसे कि उनकी फ़ोटोज़, 6 लोगों की फ़ोटोज़ हमारी बुक में दी हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ का नाम बता देती हूँ। पहले हैं ओलिवर थानबोस, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग अलग तरीके से भी करते हैं, तो यूसुफ डाडू, और 2 लोग का भी नेम है, तो एज अ होमवर्क या फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बुक से देख लो और एज अ होमवर्क भी मान लो। तो ये कुछ वहाँ के क्रांतिकारियों के नेम हैं। तो इन्हें वो बोलते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ साउथ अफ्रीका के साथ ये हुई कि इन्हें ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोग उभर के आ पाए। अब वो 4th टॉपिक के बाद 5th टॉपिक में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो बोलते हैं करेजियस वो पीपल नहीं होते, वो एक्सप्लेन करते हैं करेजियस या करेज वर्ड को। इसका मतलब होता है शक्ति या ताकत। तो बोलते हैं कि करेजियस वो लोग नहीं होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर पर काबू पाने की क्षमता रखते हैं या फिर जो काबू पा लेते हैं। जिन्हें डर नहीं लगता वो करेजियस नहीं है, जो डर पर काबू पा लेते हैं वो करेजियस हैं। और उन सब में इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। अब 6 में हम लोग देख लेते हैं क्या उन्होंने लास्ट टॉपिक में क्या बताया। तो 6 में वो किसके बारे में बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो नफ़रत है, हैट्रेड, ये हैट्रेड कोई इंसान या कोई भी ह्यूमन बींग्स, कोई जो छोटा बेबी होता है उसमें पहले से नहीं होती है, उसमें नेचुरली हेट्रेड नहीं होती है, जबकि लव होता है। जैसे कोई छोटा सा बेबी है तो उसे फर्स्ट सेकंड डे भी उसकी मदर के बारे में पता होगा, उसकी मदर के टच के बारे में उसे पता होगा। तो हेट्रेड तो सोसाइटी देती है, हेट्रेड सोसाइटी से सीखता है कोई भी ह्यूमन, और लव नेचुरली होता है। तो अगर हेट्रेड सीख सकता है तो बाद में, जैसे आज़ाद होने के बाद, वाइट जो पहले हेट्रेड लोग थे वो अब लव करना भी सीख जाएंगे। अगर हेट्रेड करना सीखा जा सकता है तो लव तो बहुत ईजी है, बिकॉज ये नेचुरली भी होता है और ये तो और भी ज़्यादा ईजी है सीखना। तो यहाँ से एक चीज़ है जो जाननी ज़रूरी है, दैट वो बोलते हैं कि हेट्रेड लोग यानी कि वाइट पीपल, जैसे ब्लैक परेशान है वाइट से, अत्याचारों से, वैसे ही वाइट भी बहुत खुश नहीं है, क्योंकि अत्याचार करके या फिर नफ़रत कहते हैं, जो नफ़रत इंसान जिसके अंदर होती है वो ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वाइट लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, बिकॉज़ उन्होंने पूरी लाइफ नफ़रत ही की है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। अब कुछ ऑटो बायोग्राफिकल कंटेंट बताया जाता है, तो इसमें वो ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। अब ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, तो पहला फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन और दूसरा कंट्री के लिए, लेकिन वो इसको अफ्रीकन एज अफ्रीकन बोलते हैं कि एक ब्लैक अफ्रीकन को इनमें से दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करने का हक नहीं था, जब वाइट एज अ ऑपरेसर थे और ब्लैक ऑप्रेस्ड थे। तो ये बिकॉज जब भी कोई अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन अपनी फैमिली के लिए कुछ करने जाता था तो उसे क्या कर दिया जाता था, आइसोलेट प्रिजन में, उसे जेल में डाल दिया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से। तो कोई भी अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पाता था, जबकि एक ह्यूमन की एज अ सन, एज अ फादर 2 ऑब्लिगेशन होती हैं, पहली फैमिली और दूसरी कंट्री के लिए, बल्कि फैमिली के लिए वो नहीं कर पा रहा था। अब वो इसमें अपनी कहानी बताने लगते हैं कि जब वो, नॉर्मल सी बात है किसी भी बच्चे का बचपन में वो अपनी इंजॉय करता है लाइफ, उसे कोई मतलब नहीं होता है बाहरी दुनिया से, और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्हें फ्रीडम की इम्पोर्टेंस पता चली। उन्होंने अपने फादर से सीखा कि
उन्हें अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के लिए कुछ करना चाहिए। हम मेन यहाँ पे अफ्रीका कई जगह पढ़ते, बट मेन जो था वो साउथ अफ्रीका था। तो उन्हें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते थे? और उन्होंने तब ये ज़्यादा सोचा बिकॉज वाइट पीपल ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेवल पे ब्लैक को दबाया जाता, और ये खुद भी ब्लैक थे। तब इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम की ज़रूरत फील होने लगी। तो वो जॉब करते करते उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जैसे इंडिया में हमारे कांग्रेस थी, अभी भी है, बट जब आज़ादी के टाइम वो एक अलग लेवल पे थी, तो वैसा ही वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। और आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल उन्हें क्या मिली, फ्रीडम मिली। तो ये सब अब यहाँ पे मेन कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। इतनी उनकी स्पीच, या कह सकते हैं उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी में लिखा हमारे चैप्टर में, इतना दिया है। अब एक स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है अपार्थाइड वर्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम पे इंसान को बेस्ड ऑन रेस सेपरेट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं अपार्थाइड। क्या? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल बेस्ड ऑन रेस। अब यहाँ पे मेन हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, और आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, बिकॉज ये स्पीच और ये सब था तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये चैप्टर, बट आई होप समझ में आ गया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।